हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हमारे जो पार्ट सी में से। अब हम आज अपना लास्ट और 5th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। इसके बाद हम अपना पार्ट ए स्टार्ट करेंगे जिसमें जो हमारे रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आज ये हमारा पार्ट सी का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। कुछ भी बोलने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ रेवेन्यू क्या होता है। बेटा देखो, अगर हम बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। ठीक है बेटा, रेवेन्यू का क्या मतलब होता है? इनकम। आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि रेवेन्यू मीन्स क्या होती है, इनकम होती है कि कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आता है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो देखो एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो नॉर्मली सबको मालूम भी है वैसे, खर्चा। ठीक है, तो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, इनकम कहाँ का क्या सोर्स क्या है, और वो एक्सपेंडिचर किस किस पर करती है। ठीक है, तो अगर हम मोटा मोटा बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर उसके पास रेवेन्यू आता है तो मोस्टली कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। ठीक है, और जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो वो अपना खर्चा कहाँ करते हैं? सोशल वेलफेयर पे करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। ठीक है, उसने क्या पैटर्न रखा है कि वो रेवेन्यू कहाँ से अर्न करेगी और एक्सपेंडिचर कहाँ से अर्न करेगी। ठीक है बेटा, तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि हम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कि रेवेन्यू हमारे पास कहाँ से आता है, हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, हम कहाँ खर्च कर रहे हैं पैसा अपना। ठीक है, देन मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, मैंने आपको बताया टैक्स रेवेन्यू हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो गया। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो बेटा, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें तो जब हमारे जो देश था आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था कि ना तो हमारे पास इनकम का सोर्स था, है ना, और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा था क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए थी। लोगों को क्या करना था, डेवलपमेंट करना था, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह बढ़ाना था। तो वहीं से ही इन्होंने सोचा कि हम पहले तो क्या करेंगे, किसी वे में जब गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो उसी हिसाब से तो वो खर्च कर पाएगी। तो कोशिश की गई कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज बनाएं जहाँ से हम इनकम अर्न कर सकें, और कौन कौन से ऐसे हेड्स रखें जहाँ पर हमें एक्सपेंडिचर करना है, ताकि जो कंट्री है वो भी ग्रोथ कर सके और जो लिविंग स्टैंडर्ड है ह्यूमन बींग्स का कंट्री में वो भी इंक्रीज़ हो सके। ठीक है बेटा, तो देखो क्या लिखा है, अंडर फेडरल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन अलोकेट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम एंड हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हम फेडरल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का फेडरल सिस्टम अपनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें पैसा कहाँ खर्च करना है और कहाँ से हमें अर्निंग करनी है। द स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस इंक्लूड द प्रॉब्लम कंसर्निंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट। तो कोई भी स्टेट होती है उसको पहले यही समझना पड़ता है कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जहाँ से मैं इनकम कलेक्ट करूँ और कौन से हेड्स पे मैं खर्च करूँ। पंजाब गवर्नमेंट प्रेजेंट इट्स बजट टू द स्टेट असेंबली इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर। ठीक है, अब वो बता रहा है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो क्या करती है, हर साल मार्च में क्या अपना बताती है कि भाई हमारा इतना खर्चा है, हम यहाँ पर हमारा इतने टैक्सेस वगैरह से या नॉन टैक्स रेवेन्यू से इतना पैसा जुड़ा और हम यहाँ खर्च करना चाहते हैं। तो अब बताया गया है कि कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम हमारे पास क्या है, कि मतलब हमारे पास पैसा कहाँ से आता है। फर्स्ट इन्होंने बताया क्या, टैक्स रेवेन्यू। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो स्टेट टैक्स वगैरह लगता होता है। इसके अलावा जब भी आप कोई चीज़ परचेज करते हो उस पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा होता है और वो कहीं ना कहीं किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जब से CGST, GST या IGST आई है तब तो और भी मतलब है कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ही टैक्सेस लेते हैं। तो कुछ बताया इन्होंने कि मेन जो हमारे पास रेवेन्यू आता है जैसे इंटरनेट टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, रेवेन्यू टैक्स हो गया, तो इस जगह से हमारे पास क्या आता है, रेवेन्यू आता है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर दी। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है, जैसे फ़ीस हो गई, आप कभी लाइसेंस बनवाने जा रहे हो तो उसकी फ़ीस हो गई, या कोई फ़ाइन है, आपने कोई आपने कोई रूल रेगुलेशन तोड़े हैं तो उसके ऊपर आपको फ़ाइन पे करना पड़ा है, कभी आपने प्रॉपर पे नहीं किया है किसी चीज़ की फ़ीस तो पेनल्टीज़ वगैरह, तो वो सारी हमारी किस में आ जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। फिर बताता है शेयर्स ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस। तो देखो बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टैक्स अर्न करती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं किसका शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। क्यों? क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से पैसा ले रही है तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट अगर है तो
स्टेट से सेंट्रल बना है, तो जो सेंट्रल के पास पैसा आएगा वो स्टेट में ही कहीं ना कहीं वहीं से गया है, तो उसका भी एक शेयर होता है। देन है ग्रांट्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। जो ग्रांट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट हर स्टेट को बांटता है, जैसे कि किसी को 200 करोड़ 300 करोड़, तो बताना पड़ता है कि आप ये करोड़ रुपीज़ कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो ये सारे जो आप है वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं से अगर ये हमें पैसा गवर्नमेंट से मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो हम इसको क्या मान के चलते हैं कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि पैसा आ रहा है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं कुल के कि सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में क्या क्या है। अभी वैसे तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, वही दोबारा उसने बताया। टैक्स रेवेन्यू, ठीक है ना, जैसे सेल टैक्स, लैंड रेवेन्यू, स्टैम्प रजिस्ट्रेशन, टैक्स ऑन व्हीकल्स, ठीक है। देखो नॉन टैक्स में आ गया, मैंने अभी बताया था आपको, फीस आ गई, कोई इनकम आ रही है फॉरेस्ट इनकम, कोई रोड ट्रांसपोर्टेशन से अदर गवर्नमेंट बिजनेस है, कोई कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। शेयर ऑफ स्टेट मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेट होता है उसका खुद का भी शेयर होता है सेंट्रल टैक्स में, ठीक है। और ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट बता दिए कि हर साल जो होता है गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स देती है किसको, हर किसी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर कि हम पैसा कहाँ खर्च करते हैं। मिलता है वो तो ठीक है, पर खर्च कहाँ करते हैं उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसने बताया द फॉलोइंग आर द हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला कहाँ इस पे खर्च करता है, सोशल एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। हम सब जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम चाहते हैं कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, तो उस पर पैसा खर्च करते हैं। जैसे क्या बनाने, रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स बनाते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, स्कूल्स बनाते हैं, इरिगेशन इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह करते हैं, पब्लिक वेलफेयर्स के लिए अगर जगह जगह हम पब्लिक वेलफेयर्स के लिए बनाते हैं ना, टॉयलेट्स वगैरह बनाते होते हैं, डस्टबिन वगैरह जगह जगह लगाना, ठीक है। और जो हमारे वो होते हैं स्वीपर्स वगैरह होते हैं, उन सब की सैलरीज भी कौन पे करता है, गवर्नमेंट पे करता है। एजुकेशन के ऊपर पैसा लगाता है, इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उन पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, देखो अभी बात की डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कहीं ना कहीं आप जब इस पे पैसा लगाओगे तो कंस्ट्रक्शन होगा, ब्रिजेस पे लगा रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, क्योंकि डेवलप हो रही है सारी चीज़ें। इसके बाद नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी होता है। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता, ठीक है, डेवलपमेंट दिखाई नहीं देता। अब जैसे मान के चल रहा है आपके घर के पास रोड बन गया तो दिखाई दे रही है रोड बन गया, बिल्डिंग बन गया दिखाई दे रही है, हॉस्पिटल बन गया दिखाई दे रहा है। बट अगर हम नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो दिखाई नहीं देता कि ग्रोथ है। जैसे एक्सपेंडिचर ऑन पॉलिसी, जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो एक्सपेंडिचर करते हैं, कोर्ट के लिए, जस्टिस के लिए होता है, वो होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, टैक्स कलेक्शन के लिए होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन, ठीक है। अगर हमने कोई लोन लिया हुआ है, गवर्नमेंट जो होती है वो लोन लेती है, क्योंकि देखो सारा पैसा मैंने बताया एक्सपेंडिचर कभी कभी ज़्यादा होते हैं, रेवेन्यू कम होती है, तो लोन लेना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर जब आप लोन लोगे तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, ऑब्वियस आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। तो उसकी सॉरी, आपने जब लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका एक एक्सपेंडिचर है। तो वही तीन की बात की गई है, सोशल डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स एंड लोन्स टू लोकल बॉडीज़। तो लोकल बॉडीज़ को भी आप ग्रांट्स वगैरह दे रहे हो तो वो भी पैसा खर्च होता है, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया किसानों वगैरह को दे दिया, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, ठीक है, लोन्स वगैरह दिए, उनसे कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लिया, तो ये भी कहाँ चला गया आपका, ग्रांट्स एंड लोन टू लोकल बॉडीज़, ठीक है बेटा। देन अब जब हमने बात की अभी मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की, तो अब पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो रेवेन्यू मतलब पैसा आना, सबसे ज़्यादा पैसा किससे आता है, टैक्सेस से आता है। तो टैक्सेस के भी अलग अलग पार्ट्स हैं कि भाई कौन सा टैक्स है, जैसे सेल टैक्स हो गया, इनकम टैक्स अलग लगता है, डायरेक्ट टैक्स अलग लगता है, तो उनकी बात की गई, ठीक है। तो फर्स्ट देखो बेटा सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स क्या होता है, जब भी कोई इंडस्ट्री है, चाहे वो स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम है, ठीक है, तो अगर वो सेल कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट जो है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा एज अ टैक्स। क्यों, वो कहे भाई हमें तो नहीं देना, गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट्स वगैरह दिया, देना होता है किस लिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास अर्निंग ही नहीं होगी तो एक्सपेंडिचर कहाँ से करेगी, है ना। तो अगर जो फ्री में हमें हॉस्पिटल्स फैसिलिटी मिलती है, स्कूल फैसिलिटी मिलती है, एजुकेशन के लिए मिलती है, बहुत लोगों को एजुकेशन के लिए आपको लोन्स वगैरह मिल जाते हैं फ्री में, किसी की स्कॉलरशिप वगैरह आती है, तो पैसा कहाँ से आएगा, तो इसी इन्हीं जगह से पैसा निकलता है। तो दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है बेटा। द कस्टमर हैज़ टू पे सेल्स टैक्स एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ टैक्सेबल कमोडिटी, एग्जाम्पल मेडिसिन, क्लोथ्स, बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं जब भी आप सेल टैक्स की बात करते हैं, तो अब जब हम परचेज़ करते हैं ना कोई चीज़, तो उस पर भी हम कहीं ना कहीं टैक्स दे रखे होते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो देखो
जब आप MRP पढ़ते हो ना तो MRP के नीचे क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इसका मतलब ये है कि आपने सारे टैक्स मिलाकर आपका ये प्राइस मेन ये है। और फुल फॉर्म क्या होती है MRP की, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि आप इससे महंगा कोई आपको सामान नहीं बेच सकता। तो उसी की बात की गई है यहाँ पर। उसके बाद देखो, द रेट इज़ सेम फॉर ऑल, बर्डन फॉल मोर और पुअर देन रिच, इट इज़ नॉट इम्पोज ऑन वीट राइस एंड वेजिटेबल। बता रहा है कि सबके लिए, कि जैसे आप मान के चलो आप मार्केट से बिस्किट का पैकेट खरीदने गए, उसके ऊपर लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि देखो टैक्स पे किसने किया, टैक्स पे किया है प्रोड्यूसर ने, क्योंकि सेल टैक्स है, उसने बनाया है सारी चीज़ें, है ना। तो सेल टैक्स है, जितना वो सेल करेगा टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। बट वो अपना टैक्स निकालता किसके जरिए, कंज्यूमर से, क्योंकि उसमें क्या बड़ा बड़ा लिख दिया, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यानी कि अगर चीज़ 10 रुपये की है, अगर वो आपको दुकान वाला जो है 11 रुपये में दे रहा है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मिला के, इसका मतलब जो 1 रुपया है वो क्या है, उसका सेल टैक्स है प्रोड्यूसर का, और वो किससे ले रहा है, कस्टमर से। तो कुल मिला के बर्डन किसके ऊपर आ जाता है, पुअर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि लास्ट में चीज़ कौन परचेज कर रहा है, गरीब इंसान है, जो आम आदमी है वही परचेज कर रहा है। इन 2015-16 पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अर्न रेवेन्यू ऑफ 17850 करोड़। बता रहा है कि भाई इतने का टैक्स ले लिया, ठीक है, रिसीव किया है। तो उसकी एक उसने डाटा कलेक्ट किया था, उसके बारे में बताया। फिर आता है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होती है बेटा, कि मान के चलो कि आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हो, जैसे कि मान के चलो वाइन्स हो गई, चरस हो गया, ओपियम हो गया, या अदर आप बनाते हो आप इंटॉक्सिकेंट्स। जैसे देखो बेटा, वीट राइस वगैरह पे तो क्या मिलता है, आपको छूट मिल जाती है जब आप एग्रीकल्चर करते हैं। बट जब आप ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन करते हो ना, वाइन, चरस, ओपियम एंड इंटॉक्सिकेंट्स, जो आपको लगता है कि जो चीज़ें ना गवर्नमेंट उसके लिए सोशल वेलफेयर के लिए अच्छी नहीं है, बट लेकिन क्या होता है, इनसे टैक्सेस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मिलता है। गवर्नमेंट क्या करती है, इन पूरी फर्म्स को बंद करने की बजाय इन पे हैवी टैक्सेस लेवाइज कर देती है, मतलब ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। कभी कभी तो इतना टैक्स लगाते हैं जितनी की चीज़ होती नहीं है ना, उससे डबल टैक्स लगा देती है, ताकि लोग उसकी डिमांड कम करें। बट ऐसा रियल में तो होता नहीं है, लोग तो डिमांड करते ही हैं, बट लेकिन गवर्नमेंट का क्या है, एक बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है, क्योंकि लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं और वो टैक्स देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो एक्साइज ड्यूटी तो लगाते हैं उन पे जो चीज़ें बनाते हैं, बट लेकिन जो चीज़ बना रहा है, मान के चलो कोई वाइन बना रहा है, तो वो जब सेल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से उसको पैसे को निकालेगा अपने, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी मेनली किस पे लगती है, वाइन, चरस, ओपियम एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स पे। द पर्पस ऑफ दिस टैक्स इज टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इनको कम यूज़ करें, देखो जहरीले ही हैं एक तरह से, ये हमारे लिए विषैले पदार्थ हैं, बट लेकिन लोग खरीदते हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि ज़्यादा टैक्स लगा दें ताकि लोग खरीद ना पाएँ। इससे भी बहुत बड़ी अर्निंग हमें मिलती है, जो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटीज़ एंड रजिस्ट्रेशन, देखो अब कहीं जाते हैं हम, कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं प्लॉट्स वगैरह का, कोई स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह लेते हैं, तो उसकी भी हम फीस पे करते हैं। तो उसी के बारे में बात की है। 2 तरह का टैक्स होता है उसने बताया, एक तो वो होता है जो लो कॉस्ट से होता है, जिसे हम कोर्ट फीस कहते हैं, ठीक है। और सेकेंडली स्टैम्प्स आर फिक्स ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, रिसीप्ट, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट्स। तो देखो बेटा, जब आप अभी 11th में हो और जब आप 12th में पहुँचोगे, 11th में भी कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे अकाउंट्स में कि प्रॉमिसरी नोट्स क्या होते हैं, रिसीट्स क्या होती हैं, हुंडीज क्या होते हैं। तो जब आप इन चीज़ों पे टैक्सेस लगाते हो ना, वो सॉरी स्टैम्प ड्यूटीज़ लगाते हो, तो उसकी एक फ़ीस होती है। जैसे कि पहले स्टैम्प्स कहाँ लगती थी, जब हम वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं ना, तो वहाँ पर भी स्टैम्प्स मिलती थी, पहले 2 रुपये की, 1 रुपये की। तो वो भी क्या होती है, स्टैम्प्स होते हैं, और कहीं ना कहीं वो क्या है, रेवेन्यू है किसका, गवर्नमेंट का, ठीक है। और मैंने अभी आपको बता ही दिया कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस चार्ज होती है। मान कर चलो कोई कंपनी रजिस्टर करवा रहा है, ठीक है, कोई अपना घर की रजिस्ट्री करवा रहा है, तो वो भी पैसा आता है। लैंड रेवेन्यू है, तो सबसे पुराना है, बहुत ही पुराना मेथड चलता आ रहा है इनकम का, ठीक है। कौन सा, लैंड रेवेन्यू। किस पे लगाते हैं, बिग एंड स्मॉल फार्मर्स दोनों पे ही लगाते हैं। उन्हें एक फ़िक्स अमाउंट पे करना होता है गवर्नमेंट को, ठीक है। और जो ये अमाउंट है, उसने बताया कि ये अमाउंट जो है वो रिवाइज़ होता रहता है एवरी 40 ईयर्स में। हर 40 सालों के अंदर अंदर क्या होता है, ये रिवाइज़ होता रहता है, ठीक है। इससे भी हमें अर्निंग बनती है, किससे, लैंड रेवेन्यू। आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसका भी आपको क्या देना पड़ेगा भाई, आपको रेवेन्यू, उसको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा, तो उसके बारे में बोल रहे हैं, वो भी हमें मिलता है, ठीक है। और हर 4 साल में बता दिया जाता है, 40 सालों में वो चेंज होता रहता है कि पहले आप इतना पे कर रहे थे लैंड के ऊपर, आप कितना पे करेंगे। टैक्स ऑन मोटर व्हीकल्स, वो आपको पता है, जब हम मोटर व्हीकल्स लेने जाते हैं, स्कूटर, कार वगैरह कुछ भी, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगा होता है, ठीक है।
तो व्हीकल्स सच एज कार, ट्रक, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, थ्री व्हीलर्स प्लाइंग ऑन द रोड्स हैव पे मोटर व्हीकल टैक्स टू गवर्नमेंट। जब हम परचेज करते हैं ना तो वो टैक्स काट लिया जाता है, उससे भी हमें जो इनकम मिली है वो बताई गई है 1350 करोड़। एंटरटेनमेंट टैक्स बताइए, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, कोई सिनेमा जाते हैं, सर्कस देखते हैं, तो उन पे भी हम टैक्स पे करते हैं। अगर मान के देखो, आपने कभी सुना होगा कि माने हम पंजाब में कोई मूवी 150 में सिनेमा में है, तो कहीं अगर दिल्ली में देखें तो 250 में है, कोलकाता में देखें 350 में भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। तो ये जो अब डिफरेंस आता है ना इन सब चीज़ों का, वो एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से होता है। कोई स्टेट टैक्स फ्री मूवीज़ भी आपने सुनी होगी कि एंटरटेन टैक्स फ्री मूवी आ जाती है, जैसे बजरंगी भाईजान को बोला गया कि भाई टैक्स फ्री मूवी कर दीजिए, चक दे इंडिया को बोला टैक्स फ्री कर दिया, मतलब टिकट सस्ती हो जाना, स्टेट उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, उसकी बात की है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ तो आपको पता ही है, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं हमें बिल तो पे करना ही होता है। शेयर इन सेंट्रल टैक्स, ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि हर स्टेट का सेंट्रल टैक्स में क्या होता है, एक शेयर होता है, और जो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट दे। जैसे पिछले कई सालों से पंजाब गवर्नमेंट बोल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, भी जीएसटी में हमारा शेयर है, प्लीज़ हमारे को दे दीजिए, ठीक है। तो ये उसकी बात की गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होता है कि डेट सर्विसेज क्या, आपने उधार दे रखा है, उधार के बदले आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसकी बात है। जैसे हम लोन्स प्रोवाइड करवा देते हैं, एजुकेशन लोन, या फिर आप बोले फार्मर्स को लोन दे देते हैं बहुत सस्ते पे, या फिर हम कहें कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको बहुत ही ईजिली लोन प्रोवाइड करवा देते हैं कम इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट तो आएगा ना वहाँ से, चाहे कम ही है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। देन उसके बाद बोलते हैं, देखो बता दिया, दे पे इंटरेस्ट ऑन दीज लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए वो क्या बन जाती है, इन्वेस्टमेंट। देन जनरल सर्विसेज की बात करें तो जनरल सर्विसेज में क्या बोला गया है, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है, जनरल सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हो ना, तो उसके बारे में बताया गया है। जैसे एजुकेशन दे रहे हो, आर्ट दे रहे हो, मेडिकल दे रहे हो, फैमिली वेलफेयर के लिए कुछ दे रहे हो, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हमें पैसा, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है सोशल, समझ में आ गई वाली बात। अब उसके बाद बता रहा है सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, इट इंक्लूड्स रेवेन्यू फ्रॉम एजुकेशन, आर्ट, मेडिकल, फैमिली वेलफेयर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई करते हैं तो आप पे करते हो पेमेंट, मेडिकल फैसिलिटी कोई प्रोवाइड करवाते हैं, कोई टैक्स मान कर चलो कोई टेस्ट है, ठीक है, कुछ टेस्ट तो बीपीएल वगैरह के लिए फ्री होते हैं ना, कुछ के लिए क्या होता है कम पैसों में फिर भी आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं ये इकोनॉमिक सर्विसेज। देखो अब मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्विसेज हम प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को, तो लोगों से क्या लेंगे, सर्विस के चार्जेस तो लेंगे ही। जैसे बताया इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, फॉरेस्ट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, कॉटेज हो गया, विलेज इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड अंदर इकोनॉमिक सिस्टम, जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन सर्विस बढ़ाते हैं, आपको पता है ना रोड टैक्स पे करते हैं, जब भी हम किसी नई स्टेट में एंट्री करते हैं तो रोड टैक्स पे करना होता था पहले हमें, तो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी ग्रांट्स देती होती है कि भाई इतने हर साल का अलग अलग देते होते हैं, हर स्टेट को दिया जाता है ताकि वो अपने स्टेट की डेवलपमेंट कर सके। देखो अब इसके बाद बताया गया 2050-60 में ये बजट बताया गया था कि भाई हमें इतना जो है पैसा कहाँ से क्या मिला है। देखो बताया इसमें, देखो सेल टैक्स से हमें कितना मिला, इतने करोड़ रुपीज़ आए, एक्साइज ड्यूटी से इतने आए, शेयर फ्रॉम शेयर से इतने आए, लैंड रेवेन्यू से इतने आए, तो इन सब चीज़ों के बारे में बता रखा है कि टोटल परसेंटेज जो इनकम की है वो हमें कितनी हुई है, 80। टैक्स रेवेन्यू टोटल हमें कितना मिला है, 37350, जो कि टोटल परसेंटेज का टोटल इनकम का 80% है, और इन चीज़ों से हमें मिला है मोटर व्हीकल से, स्टैम्प टैक्स से, तो ये सारी चीज़ें बताई गई जो भी मैंने पढ़ी है ना, उनसे जितना हमें पैसा मिला है उसके बारे में बताया। अब बात कर लेते हैं हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि हमने पैसा तो जोड़ लिया, ठीक है, अब उसको खर्च कहाँ कहाँ करना है उसकी बात करते हैं। तो पंजाब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, देखो मैंने बताया एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा, अगर आप चला रहे हो कानून वगैरह चला रहे हो, लॉज वगैरह बनाए, तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे खर्च करोगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का खर्च करोगे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाओगे, रोड्स बनाओगे, ब्रिजेस बनाओगे, ठीक है, हाईवेज वगैरह बनते हैं। और सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर में क्या रहता है कि जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा देना, आपने सुना होगा कि घर वगैरह देती है गवर्नमेंट सस्ते पे, ठीक है ना, और जो बीपीएल से नीचे वाले लोग होते हैं उनको घर हाउस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, फ्री में वाटर सप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, तो सोशल वेलफेयर उसमें आ जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से जहाँ हम एक्सपेंडिचर करते हैं। पहला उसने बताया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, मैंने आपको भी बताया डेवलपमेंट में क्या होता है, जिसमें पता चल रहा है कि हाँ डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले किस पे खर्च करते हैं, एजुकेशन पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन पे खर्च करना ही करना है।
फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको बता देती हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाहती है कि कम से कम हम 6% जो है अपनी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कम से कम 6% ये है जो हमारी अर्निंग है उसका हम किस पे खर्च करें, एजुकेशन पे खर्च करें। तो हर स्टेट को भी ये हिदायत दी जाती है कि भाई आप भी कुछ ना कुछ पैसा किस पे खर्च करिए, एजुकेशन सेक्टर पे। तो वही बता रही है कि पंजाब गवर्नमेंट पैसा कहाँ खर्च करती है, एजुकेशन सेक्टर पे करती है। जैसे स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंशियल एड्स देते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। देखो स्कॉलरशिप्स आर गिवन टू इंटेलिजेंट और पुअर, स्केड्यूल्स, बैकवर्ड क्लास वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। देन हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटी, हम सब जानते हैं कि ये हॉस्पिटल्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर कॉपरेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री, देखो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट स्पेंड करती है मनी, ताकि किसके डेवलपमेंट हो सके, एग्रीकल्चर का, क्योंकि मेन हम एग्रीकल्चर वो है ना, हम एग्रीकल्चर स्टेट, तो एग्रीकल्चर तो बढ़ाना बनता है, ठीक है। देन बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स, इम्प्लीमेंट्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर आर सप्लाई टू फार्मर्स एट कंसेशनल रेट। देखो पंजाब गवर्नमेंट क्या चाहती है, या बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ये भी यही चाहती होती है कि हम फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करवाएं, उनको अच्छी से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करवाएं, ताकि किसानों को आत्महत्या ना करनी पड़े और उनका भी जो लेवल है, स्टेटस है, वो थोड़ा इंक्रीज़ हो सके। फिर उसके बाद बताते हैं कि वेटरनिटी हॉस्पिटल, देखो वेटरनिटी हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है, वेटरनिटी हॉस्पिटल का मतलब होता है जैसे जो जानवरों की इलाज जहाँ पे किया जाता है, ठीक है, वो भी स्टेबलाइज करवाए जाते हैं गवर्नमेंट के ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इस तरह से हम काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं किस पे, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। इरीगेशन एंड पावर, देखो इरीगेशन आपको पता है सिंचाई वगैरह के लिए ट्यूबवेल वगैरह लगा देना, पावर सप्लाई बढ़ा देना, ताकि क्या हो, इरीगेशन करने में आसानी हो। सोशल सर्विस में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बात की गई है, जगह जगह पेड़ वगैरह लगाने हैं, देखना है कि रोड्स सही हैं या नहीं। वेलफेयर ऑफ द लेबर्स, पंजाब गवर्नमेंट के जो लेबर क्लास है उनको भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट लानी है उनमें। फिर ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे कैसे, रोड्स बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, अगर कहीं टूट फूट हो गई है तो उसको सही करना है, तो उन सब चीज़ों की बात की गई है, ट्रांसपोर्ट में खर्चा किया जाता है। इसके अलावा पंजाब रोडवेज़ पे भी किया जाता है, और रेलवेज़ वगैरह है उन पे भी खर्चा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल्स। देखो बेटा इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल्स में वो क्या कह रहा है कि जब हमने चैप्टर पढ़ा था इंडस्ट्री डेवलपमेंट, तो हमने कहा था कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने उसने बहुत सारे इनिशिएटिव एक्शन उठाए हैं, ताकि वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज तीनों ही जो हमारी वो तीनों ही जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है उसको हम क्या कर सकें, डेवलप कर सकें, ठीक है। रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करती है, मशीन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये खर्चा हो ही जाता है। तो ये सारा तो हमारा क्या था, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर था, तो शो हो जाता है ना, पता चल जाता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पैसा लगाया। अब आते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि खर्चा तो हो रहा है बट दिख नहीं रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे पैसा हमारा लगा है। जैसे पंजाब गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑन पुलिस, मैंने भी आपको बताया था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वर्क्स, ठीक है। जैसे हम जगह जगह लगाते हैं ना, पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए हैं, जहाँ लोगों की सुनवाई हो सके, बात वगैरह की जाए, सेक्रेटेरिएट बनाए गए हैं, तो इन पे भी खर्चा होता है, ठीक है। देन आते हैं बात इंटरेस्ट ऑन डेट एंड इट्स रीपेमेंट। देखो अगर हमें पैसा लिया है तो हमें उसको चुकाना भी पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बोरो फंड्स है उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी इनकम कम होती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर आ जाता है हेल्प टू लोकल बॉडीज़ को पैसा प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे पंचायत हो गई, म्यूनिसपैलिटीज़ होगी, गांव के बढ़ाने के लिए, गांव की ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है। देन बात कर लेते हैं हम पेंशन एंड मिसलेनियस। देखो आप सब जानते हैं ना, विडो पेंशन्स मिलती है, विडो पेंशन्स के साथ आपको क्या बोलते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको पेंशन वगैरह दी जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं कौन मैनेज करता है, स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करता है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जो है पेंशन किसको देती है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं ना आर्मी वगैरह के, वो भी देते हैं। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट भी पेंशन पे करती है, बट बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट भी है जिन्होंने विडो पेंशन या सीनियर सिटीजन पेंशन या कोई और पेंशन स्कीम चला रखी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेट। फिर अब देखो ग्रोथ एंड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो बताया कि जो हम बजट 2020-21 की बात कर रहे हैं, अब जो इस साल में हुआ है उसमें बता रहा है कि जो जीडीपी प्रोजेक्टेड है, हमने सोचा है कि भाई इतना हो, कितना
644,326 करोड़, जो कि लास्ट टाइम से कितना बढ़ गया है, 12% हायर देन 2019-20। टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कितना हो गया है, 1,54,805 करोड़, जो कि एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा हो गया, कितना, 20% हायर देन 1920। यानी कि अब गवर्नमेंट अपना 2021 का अब जो अपडेट हुआ है इस साल, उसके बारे में बता रही है कि हमारे जो जीडीपी है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, बट 12% से, बट जो एक्सपेंडिचर है वो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो गया, 20% से। अब बात मैं आपको बताना चाहूँगी या लोन वाली बात। देखो बेटा, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, हायर हो गया 20%, बट वहीं रिसीट की बात करें, पैसा आने की बात करें, तो वो कितना होगा, 20% लेस देन 1920। पैसा ज़्यादा लग रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, बट जो रिसीट हो रही है वो कम हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, वही बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट प्रोजेक्ट, जो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि जहाँ पैसा कम आता है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको पैसे कम मिल रहे हैं, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट यानी कि खर्चा ज़्यादा, इनकम कम। तो रेवेन्यू डेफिसिट भी हो गया है, तो हमका फिजिकल पोजीशन में आ गया। अब क्या करना है कि हमें, हमारे पैसे तो ज़्यादा लग रहे हैं, बट जो हमारी अर्निंग है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। सो लिखा है भी यही है, द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर शो द एफर्ट टू डेवलप द स्टेट। बता रहे हैं कि भाई देखो, हम पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं और हमारी अर्निंग इतनी नहीं हो रही है, इसका मतलब साफ है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेट है वो डेवलप करे, चाहे अर्निंग कम हो बट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करें, ताकि ग्रोथ अच्छे से हो सके, कहीं साइड इफ़ेक्ट ना पड़े इनकम कम होने का, ठीक है। तो बताया हम कहाँ पे ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, सोशल सर्विसेज में, रूरल डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, हेल्थ, रोड कंस्ट्रक्शन, स्टेबलाइजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टू एनकरेज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, पैसा खर्च कर रही है। उसी के बारे में बता रही है कि इन 2020-21 में फ्री पावर एलोकेशन, हमने कहाँ कहाँ पावर जो है फ्री में दी है, वो है हमारी फार्मर्स को दी है, ठीक है बेटा, फार्मर्स को दी है, इंडस्ट्रीज़ को दी है, फार्मर्स को दिया, इंडस्ट्रीज़ को दिया, और कंज्यूमर्स पे खर्च किया है। तो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, जो पावर अलोकेशन यानी कि बिजली सप्लाई की बात करिए, वो भी हमने फार्मर्स को इतनी, इंडस्ट्रीज़ में इतनी और कंज्यूमर्स पे इतनी स्पेंड किया। तो बेटा इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर 5, जिसमें हमने किसकी बात की है, ग्रोथ एंड पैटर्न ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया हो, और ये पार्ट सी का हमारा क्या है, लास्ट चैप्टर है। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना और इससे अच्छे से नोट्स बना लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।